सो वेलकम एवरीवन, आप सभी को स्वागत करता हूँ आज के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग 3D ज्योमेट्री चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट इज़ मिससेलेनियस एक्सरसाइज। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, 5 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो हम पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले कर चुका हूँ, मतलब पहले मैंने लिख दिया थोड़ा सा। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस जिनका डायरेक्शन रेशियो आपके पास गिवन है। तो हमने इस चैप्टर में सीखा कि डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन है, मतलब बेसिकली दोनों लाइंस के पैरेलल अगर हमें वेक्टर पता है, ठीक है, मुझे बताओ डायरेक्शन रेशियो पता होना और वेक्टर पता होना क्या सेम बात है? यस, बिकॉज हमें वेक्टर से ही उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का पता चलता है। बिकॉज उस वेक्टर का जो भी आई कैप के साथ कंपोनेंट होगा, जे कैप के साथ कंपोनेंट होगा और के कैप के साथ कंपोनेंट होगा, वही तो है हमारे डायरेक्शन रेशियो। तो अगर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी सेम ही होता है। तो इसका मतलब हमें बस बेसिकली इस बार वेक्टर ना देकर ये लोग हमें बस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रेशियो दे रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक फॉर्मूला पता है, वेक्टर हमने सीखा है क्या, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कॉस थीटा से निकालते हैं, जो कि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है और उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट से डिवाइड करने पर हमें मिलता है। और उसका मॉड लगा देते हैं जिससे कि नेगेटिव वैल्यू ना आए, ठीक है, और वैल्यू पॉजिटिव रहे, मतलब जो वैल्यू आने वाला है वो पॉजिटिव रहे, नॉट नेगेटिव। ओके, बिकॉज हमें आंसर 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में देना होता है। ओके, तो सेम तरीका हम यूज़ करते हैं। कैसे? बिकॉज दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना मतलब दोनों लाइंस के पैरेलल, या इसके पैरेलल के वेक्टर और इसके पैरेलल एक और वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना। इसका मतलब हम सेम काम कर रहे हैं लेकिन लाइन का रूप लेकर। वेक्टर्स में जैसे हमने दो वेक्टर्स का रूप लेकर, मतलब दोनों वेक्टर्स बनकर हमने दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला, लेकिन 3D ज्योमेट्री में बस चेंज है, ये है लोचा, ये है कि हम लाइंस को तो मानते हैं कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, लेकिन एक्चुअली में लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम निकालते कैसे हैं? हम लाइन के पैरेलल एक वेक्टर मान लेते हैं। उस वेक्टर क्या मतलब जो आई एक्स आई कैप है, वाई जे कैप, के कैप, जो भी है, आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है ऑफ दैट वेक्टर एंड ऑल्सो ऑफ दैट लाइन पैरेलल टू दैट वेक्टर। तो बेसिकली हमें बस इनडायरेक्टली पूछा है कि बताओ इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, मतलब इन दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल इतना होगा तो लाइन के बीच का एंगल भी तो इतना ही होगा। अच्छा, अब इसी को हमने तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसे लिखा। कैसे? बिकॉज अब हमें क्योंकि डायरेक्शन रेशियो गिवन है, मतलब हमें वेक्टर गिवन नहीं है, तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म से थोड़ा चेंज करके अलग फॉर्म में लिखना होगा। कैसे? मुझे बताओ, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का शॉर्टकट तरीका क्या होता है? तुम बोलोगे भाई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 है पहले वाले वेक्टर का आई कैप का कंपोनेंट, वैसे ही ये A2 है दूसरे वाले वेक्टर का आई कैप का कंपोनेंट। ये पहले वाले वेक्टर का जे कैप का कंपोनेंट, ये दूसरे वाले वेक्टर का जे कैप का कंपोनेंट। ये पहले वाले वेक्टर का जे कैप का के कैप का कंपोनेंट, ये दूसरे वाले वेक्टर का के कैप का कंपोनेंट। तो बेसिकली हम ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है। सिमिलरली मुझे वो बताओ, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? तुम बोलोगे भाई उस वेक्टर का एक्स मतलब आई कैप का कंपोनेंट को स्क्वायर करो, प्लस करो, जे कैप का कंपोनेंट का स्क्वायर करो, प्लस करो, और के कैप का कंपोनेंट को प्लस करो करके अंडररूट करो। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिख रखा है। तो सेम तरीके से मुझे बस अब क्या करना है, मतलब इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो कुछ लिखना है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। अब लिखो क्या, मतलब क्या लिखेंगे भाई? तो सबसे पहले लिखना कि गिवन क्या क्या है। गिवन में लिखना कि डायरेक्शन रेशियो जो है लाइन L1 का ये ऐसा है, लाइन L2 का ये है। इसके बाद आपको लिखना होगा कि देखो मैं जानता हूँ, क्या जानते हो तुम, कि वी नो दैट इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी टू लाइन्स आर गिवन एज दिस फॉर्म, मतलब अगर दो लाइन्स, कोई भी दो लाइन्स जिनका डायरेक्शन रेशियो इस फॉर्म में गिवन है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो उनके बीच का एंगल हम निकालते हैं कॉस थीटा से, और कॉस थीटा इक्वल टू दिस फॉर्मूला, जहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, ये मेंशन करना ज़रूरी है। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करके हम बस वैल्यू बिठा दें, ठीक है। A1, अब A1 कौन होगा भाई? देखो गौर से, दिस विल बी आवर A1
this will be our a2, this will be our b1, this will be our b2, this will be our c1, this will be our c2. बस मल्टीप्लाई करो, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का प्लस करके अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर का प्लस करके अंडर रूट करने पर ऐसा दिखेगा आपको। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को वैसे ऐसा का वैसे रख दिया, बिकॉज न्यूमरेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे टर्म्स कट आउट हो जाएंगे और न्यूमरेटर ज़ीरो, और न्यूमरेटर ज़ीरो मतलब पूरा फ्रैक्शन ज़ीरो, और पूरा फ्रैक्शन ज़ीरो मतलब कॉस थीटा का वैल्यू ज़ीरो आया, और कॉस थीटा कब ज़ीरो होता है, 90 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ से दोनों लाइन्स के बीच का एंगल आता है 90, मतलब दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बात समझ आया, ईजी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने करके रख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सोच विचार करने वाला क्वेश्चन है। किस लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि बताओ एक लाइन का इक्वेशन बताओ हमें जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि एक लाइन ऐसा है। ठीक है, अगर मैं आपसे ओनली कहता कि एक लाइन बताओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो तुम कौन सा लाइन बोलोगे भाई? देखो ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी है, तो ऐसे इनफाइनाइट लाइंस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट। और आपने पढ़ा होगा इन सारे लाइंस का वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, इन सारे लाइंस का वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, और इन लाइन का इक्वेशन भी ऐसा ही होता है कि वाई इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इन सारे लाइंस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, वैसे इन सारे लाइंस पर वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है, फाइनाइट होता है, नॉट ज़ीरो। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा, नॉन ज़ीरो रियल वैल्यू होता है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि भाई पैरेलल तो होगा ही होगा एक्स एक्सिस के, लेकिन साथ ही साथ ऑरिजिन से भी पास करना चाहिए वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि लाइन जो होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा पैरेलल अगर है एक्स एक्सिस के। अब ऑरिजिन से अगर पास कर रहा है तो लाइन दिखने में कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये तो खुद एक्स एक्सिस खुद है, दिस रेड लाइन इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ। इसका मतलब हम अभी एक्स एक्सिस का ही इक्वेशन निकालने वाले हैं, बिकॉज if any line which is parallel to x-axis and also passing through the origin, then it is the x-axis itself. ठीक है, इसका मतलब ये सारे लाइंस हमारे गए, बस हमें अभी y एक्सिस का ही इक्वेशन निकालना है, बिकॉज y एक्सिस वो लाइन है जो ऑरिजिन से पास करता है, ऑल्सो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब खुद से पैरेलल है, ऑब्वियसली बात है। सो नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस सिंपली। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस में z कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, y कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, बेसिक नॉलेज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द लाइन, पहले हम लिखेंगे कि क्या है, मतलब जो लाइन है वो कौन है, तो आपको लिखना होगा द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड passing through the origin is x-axis itself। ठीक है, इसके बाद हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, लेट ए be a point on x-axis। ठीक है, therefore the coordinates of point A are a, 0,0। ठीक है, हमें बताया कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट उसका बेसिकली
वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, दोनों के दोनों ज़ीरो होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो आपको लिखना होगा ये जो ए आपने मेंशन किया, एक अननोन वेरिएबल है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि वेयर ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बिकॉज ए आपने अचानक से भाई मेंशन कर दिया लेकिन ए क्या है आपने बताया नहीं, तो मार्क्स कट हो सकते हैं। इसीलिए स्टेप मार्किंग में ये वाला स्टेप लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब मुझे तुम ये बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ऑरिजिन एंड दिस पॉइंट ए। क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है, ये हमारा ऑरिजिन है और ये मान लो पॉइंट ए है, तो ये ओ है, ये जो लाइन बनेगा, लाइन सेगमेंट जो भी ये लाइन बनेगा, उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे। हमें ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है a, 0 माइनस 0, और इस ऑरिजिन का जो हमें पता है 0, 0, तो इस जो लाइन सेगमेंट या लाइन है ओ ए, उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, याद करो x2 माइनस x1, कॉमा y2 माइनस y1, कॉमा z2 माइनस z1 करके, याद हुआ। तो सिंपली मुझे बताओ हाउ टू फाइंड इट, या फिर अगर मैं इसे लिखूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए आर A2 माइनस A1, ये हमारा A2 होगा, मतलब ये वाला जो है ए होगा A2 B2 C2, या फिर x2 जो भी बोलो x2 y2 z2, ठीक है। और जो ऑरिजिन वाला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 y1 z1, तो इट विल बी a माइनस ज़ीरो कॉमा a माइनस ज़ीरो, फिर 0 माइनस ज़ीरो, फिर 0 माइनस ज़ीरो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये आता है बेसिकली आपका a, 0, 0, या फिर इसको ऐसे ना लिखकर दैट इज़ लिखो, दैट इज़ a, दैट इज़ a, 0, 0, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट और लाइन ओ ए, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब हम अगर डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो क्या अब हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, बताओ। यस, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बिकॉज इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए जो उस लाइन सेगमेंट पर लाई करे या फिर उस लाइन पर लाई करे, और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। जैसे कि याद करो हम वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेक्टर फॉर्म में निकालो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में निकालो, तो जैसा मर्जी हम निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में निकालना हुआ तो इसी पॉइंट्स को हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देंगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में निकालना हुआ तो ये जो पॉइंट्स हैं या फिर जो बोलते हैं उसको डायरेक्शन रेशियो है, इनको ऐसे रखेंगे। तो लिखो अभी द इक्वेशन ऑफ ओ ए क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1, अच्छा डायरेक्ट लिख देता हूँ, इक्वेशन विल बी, हाँ एक्चुअली डायरेक्ट ना लिखकर फॉर्मूला बेस लिखता हूँ, x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। फिर आपको ब्रैकेट में ये भी लिखना होगा, क्योंकि आपने अचानक से फॉर्मूला यूज़ किया, मेंशन नहीं किया कि कहाँ से क्या ये a1 b1 c1 आ रहा है या आ गया है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए वेयर a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियोज of OA and x1 y1 z1 are the coordinates of point A on line OA। ऐसा लिखने से भाई कोई भी इन्विजिलेटर या फिर इन्विजिलेटर बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक करेगा वो मार्क्स कट नहीं कर सकता, किसी भी स्टेप में मार्क्स कट नहीं कर सकते। आपने पूरा का पूरा
स्टेप लिख दिया है आपने, कॉज लिखा कि ये जो x1 है आपने यूज़ किया है वो क्या चीज़ है। अब आप चुपचाप वैल्यूज़ बिठाओ, ठीक है, चुपचाप वैल्यूज़ बिठाओ। तो x माइनस x1 होगा a, ठीक है, और डायरेक्शन सॉरी, अच्छा सेम ही तो होगा ना, पोजीशन, हाँ सेम ही होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप चाहो तो इसको पॉइंट ए भी दे सकते हो। वैसे तो पॉइंट ए अगर मैं देता हूँ, एक्चुअली ओ ए पर जो पॉइंट है वो एक्चुअली हमें ऑरिजिन का पॉइंट देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट इफ़ यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन, या फिर पॉइंट, हाँ ऑरिजिन देना बेटर होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन lying on line OA, ठीक है, इट इज़ बेटर टू बेसिकली यूज़ ऑरिजिन कोऑर्डिनेट। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हुआ तो x1 का वैल्यू भी 0, y1 भी 0 और z1 भी 0, तो x माइनस 0 बाई a1 तो a है, a1 इज़ a, क्लियर, इक्वल टू y माइनस y1 तो 0 और b1 कितना है वो भी 0, क्या बात है। और इधर से सॉरी z माइनस z1 0 डिवाइडेड बाई c1 भी 0, ठीक है, ओके क्लियर। अब यहाँ से, क्योंकि ध्यान रखना एक बात, आपका आंसर यहाँ पर एंड नहीं होता, आपका आंसर यहीं पे एंड नहीं होता, बिकॉज देखो आपने एक अननोन वेरिएबल आपने यूज़ किया था a, तो आपको इस a को हटाना पड़ेगा आपके इस इक्वेशन ऑफ द लाइन से, बिकॉज इक्वेशन ऑफ द लाइन में तो ये जो आपका a है इट इज़ योर बना हुआ, मतलब योर मेड अप वेरिएबल which is used to make the answer, you can say to fetch the solution easily। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने एक वेरिएबल यूज़ किया अपने सुविधा के लिए, यू कैन से ईजीनेस के लिए, जो भी है ईज़ के लिए, तो उसका को हटाना पड़ेगा अपने इक्वेशन से, बिकॉज आपने इसको यूज़ किया है लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था, तो आपको इसको हटाने के लिए क्या करोगे, हटाने के लिए आप a को यहाँ भेज दो, बाहर भेज दो, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ कुछ ऐसे, देखो फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है कि x बाई a इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इट इज़ गिवन 5, ठीक है। तो अगर मैं a को इस तरफ लेके जाऊँगा तो इधर पर जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू रहेगा वही इधर आएगा। अब देखो यहाँ पर जो है x माइनस 0 बाई a इक्वल टू, यहाँ पर एक वैल्यू रहेगा 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, 0 तो नहीं हो सकता, तब तो अलग ही लेवल का हो जाएगा ना, ठीक है, 0 नहीं हो सकता, 0 डजंट एग्जिस्ट लाइक दैट, तो 1 होगा, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मतलब x बाई ए इक्वल टू 1, अब a को उधर भेजो 1 इधर आएगा, तो x बाई 1 इक्वल टू a होगा, ठीक है। अब a हटा दो तो ये कुछ दिखने में ऐसा होगा, x बाई 1, ठीक है, 0 को मत लिखो और y बाई 0 लिख दो, ऊपर वाला 0 मत लिखो, ठीक है, z बाई 0, ठीक है। अब तुम ये मत बोला भाई ये तो 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, नो नो नो, दिस 0 इज द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन की तरह ट्रीट नहीं हो रहा, इट इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, नॉट इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज ए फंक्शन, आई मीन फंक्शन बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन, ठीक है। इसको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को ऐसा लिखा जाता है। अब नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ ही सकते हैं, बिकॉज ये तो डायरेक्शन रेशियो है, और डायरेक्शन रेशियो 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू a, ठीक है। इसके बाद अब आपका आंसर इतना तक होगा, a को आपको हटा लेना है आपको, ठीक है, a को क्या करना है, a को आपको हटा लेना है आपकी इक्वेशन से, और आपका इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, समझे कि नहीं, समझ में आया सबको, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज़ योर बेसिकली आंसर। या तो लास्ट में आपको a लिखना भी नहीं है, बेसिकली लास्ट में a लिखने की ज़रूरत नहीं है, a को हटा दो, बस फ्रेम से हटा दो ऐसे, ठीक है। एनसीईआरटी में भी कुछ लिखा तो ऐसे तुम इसको रखो, a को हटाए दो, ठीक है। a को आपने यूज़ किया था अपने मतलब फॉर द सेक ऑफ
easiness, convenience you can say. So we have to remove it from the end result. Okay. Similarly क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लो भाई जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? इफ द लाइन्स दिस इज द परपेंडिकुलर. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर और टू लाइन्स परपेंडिकुलर मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. तो इन दोनों लाइन्स का डॉट प्रोडक्ट करो. डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं याद करो. डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं याद करो. वही अप्लाई करो, वहाँ से के का वैल्यू निकाल लो. गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 मान लो. क्वेश्चन में गिवन है x माइनस वन बाई -3, y माइनस 2 बाई 2k, z माइनस 3 बाई 2. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन L2. क्या गिवन है? x माइनस 1 बाई 3k इक्वल टू y माइनस 1 बाई 1 और इधर है z माइनस 6 बाई -5. ठीक है. फिर आप इसको लिख सकते हो विच इज़ इन द फॉर्म x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1. सेम तरीके से इक्वेशन लाइन 2 के लिए भी लिखो. थोड़ा इंतज़ार, इधर लेकर आता हूँ इसको. कॉपी कॉपी कॉपी. सेम तरीके से बस चेंज कर दो. अभी C2 जहाँ पर 1 लिखा था वहाँ पर अभी 2 लिख दो. ठीक है, हो गया. अब क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बोला है तो परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0. तो लिखो इट इज़ नोन दैट it's known that if two lines are perpendicular to each other, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0. अब आपको लिखना होगा ये a1 a2 b1 b2 क्या है. where a1 b1 c1 are direction ratios of line of first line you can say, and a2 b2 c2 are the direction ratios of of second line. ठीक है, डन. अब सिंपली वैल्यू बिठाओ a1 a2 में यहाँ से देखकर. ठीक है, यहाँ से देखकर वैल्यू बिठाओ. नाउ LHS जो कि है ये,
LHS में लिखिए A1 क्या है भाई, A1 तो है -3 और A2 कितना है, A2 है आपका 3K, B1 है 2K, B2 है 1, C1 है 2, C2 है -5। ठीक है, अरे LHS क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी LHS नहीं होगा, सॉरी LHS नहीं, ये वाला इक्वेशन यूज़ करो कि दिस इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा गलती से डाइवर्ट हो गया था मैं। ठीक है, सॉरी, ये 0 होगा। अब यहाँ से K का वैल्यू निकालो, तो -9K और इधर 2, हाँ 7K और इधर -10, तो K का वैल्यू होगा -10/7, -10/7 इज द आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हर एक स्टेप को आपको लिखना है और समझ के आपको इसके अगेंस्ट में रीज़न भी लिखना है, मतलब ऐसे जो मैंने बोला कि दिस 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 ऐसे करके लिखना है। अगर आप चाहो तो एक और स्टेप ऐड कर सकते हो, कहाँ पर, कि इस लाइन को लिखने के बाद फिर आप लिखना हैंस A1 इक्वल टू दिस, A2 इक्वल टू दिस, A3 इक्वल टू दिस, सॉरी A1 बोल रहा हूँ, A1 इक्वल टू दिस, B1 इक्वल टू दिस, C1 इक्वल टू दिस। ऐसा लिखने से एकदम मतलब फुल्ली फाइनली आपका मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी जगह पर आपके मार्क्स कट नहीं होंगे किसी भी स्टेप में। ठीक है, नहीं तो भाई कुछ कुछ जगह पर आपका जो है वीक पॉइंट रह जाएगा, यू कैन से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वेरी इजी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सभी को आता है और हम ये बहुत बार निकाल चुके हैं। तो बस अब टेक्निक वही, क्या, गिवन, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे गिवन अच्छा लग रहा है दिखने में, हाँ। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 गिवन है R वेक्टर इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली सेम तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन L2 भी निकाल लो, आई मीन लिख लो, कितना है भाई, -4 और इधर है -k। ठीक है, जे के वाला टर्म नहीं है, ये होगा म्यू और इधर है 3i कैप -2j कैप माइनस 2k कैप। डन। ठीक है, अब आपको लिखना है साइड में बगल में क्या लिखना है, which is in the form R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। सेम तरीके से which is in the form R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स, सॉरी नॉट लैम्डा, इट्स म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। फिर आप लिख सकते हैं हैंस फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस we can say that A1 वेक्टर क्या होगा, A1 वेक्टर होगा ये, ठीक है। फिर होगा A2 वेक्टर जो कि होगा ये, फिर B1 वेक्टर,
फिर b2 वेक्टर, डन। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, लेकिन फार्मूला लगाने से पहले आपको ये लिखना होगा, इट इज़ नोन दैट, क्या नोन दैट, कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स हुज इक्वेशंस आर गिवन लाइक दिस एंड दिस इज दिस। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने पिछले एक्सरसाइज में नहीं लिखवाया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको लिखना होगा ऐसे, ठीक है ना। इट्स इज नोन दैट, इट इज़ known that the shortest distance between any two lines with given equations as कुछ ऐसे, ठीक है, इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है याद करो, d इक्वल्स टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल मॉड, इतना यूनिट्स आएगा, करेक्ट, इतना यूनिट्स। तो यूजिंग दिस वी कैन से यूजिंग दिस d इक्वल्स टू, पहले बगल में लिखिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कितना होगा, i j k 1 minus 2 2 3 minus 2 minus 2, इधर होगा 4, इधर होगा 4, तो होगा 8 माइनस, फिर माइनस में -2 -6 -8 +8, फिर -2 और इधर +6 +4 हो गया, b1 क्रॉस b2 वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 64 64 128 plus 16, it's gonna be 144 and 144 is 12, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 144 is 12, क्लियर। ऑल्सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर a2 वेक्टर है माइनस माइनस 10, ओके। इसके बाद ये हो जाएगा -2 j कैप और इधर हो जाएगा -3 k कैप, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर 8 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट -10 i कैप -2 j कैप -3 k कैप होल डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ओके। मल्टीप्लाई करते हैं, सो आई कैप के साथ आई कैप
और जे कैप के साथ जे कैप, के कैप के साथ के कैप। -80, -16, -96, -96 और 12, -108, राइट। 108 डिवाइडेड बाई 12 इज़ 9, और माइनस है तो मॉड लगाकर 9 हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज 9 यूनिट्स। इज द आंसर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 9 यूनिट्स। क्लियर हो गया, इजी। आगे बढ़ जाऊँ, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ रख दो इसको, ठीक है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 इज द लास्ट क्वेश्चन, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, बताओ, find the vector equation of the line passing through the point this and perpendicular to the two lines। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दो के दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है हमारा तीसरा लाइन, और उस तीसरे लाइन पर एक पॉइंट है 1, 2, -4। अब उस तीसरे लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है इन वेक्टर फॉर्म। कैसे लिखोगे ज़रा बताओ, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे? सोच के बताओ। एक ऐसा लाइन है जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ फील आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में ही जो रिजल्टेंट आता है, आई मीन क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो नया वेक्टर मिलता है वो उन दोनों वेक्टर्स के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है। So I can say that the vector which we are trying to find out is basically perpendicular to both the vectors given in the equation, given in the question. So I can say that the third vector, which is unknown, is basically equal to the cross product of the two lines given, और उन lines का parallel vector। मतलब basically क्वेश्चन कुछ ऐसा है क्या कि लाइन L1 है, उसका इक्वेशन गिवन है, लाइन L2 है, उसका इक्वेशन भी गिवन है। अब लाइन जो L3 है वो अननोन है, यू के अननोन, लेकिन इस पर एक पॉइंट हमें पता है, इस लाइन पर लाई करने वाला एक पॉइंट हमें पता है जिसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वेक्टर व्हिच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, बिकॉज देखो वेक्टर फॉर्म में हमें इक्वेशन निकालना है, और वेक्टर फॉर्म में अगर हमें इक्वेशन निकालना है, सो वी हैव लर्नड दैट in vector form the equation is this, that r vector equal to a vector plus lambda times b vector. Now the a vector we can easily find out because we know the point which is lying on the line L3, so उसका position vector निकाल के हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। But we need the b vector which is the vector parallel to the L3 unknown line। अब इस L3 लाइन का मुझे parallel vector का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना? कैसे निकालूंगा? लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टू अदर लाइंस, मतलब दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू अदर लाइंस। मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये L3 L1 और L2 के परपेंडिकुलर है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इस L3 का जो पैरेलल वेक्टर होगा B वेक्टर या फिर B3 वेक्टर, वो इस L1 का B1 वेक्टर, L1 का पैरेलल वेक्टर B1 वेक्टर और L2 का पैरेलल वेक्टर B2 वेक्टर के दोनों के ही क्या होंगे? परपेंडिकुलर होगा ये वाला हमारा B3 वेक्टर। और ऐसा हम कह सकते हैं कि B3 वेक्टर इज़ नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, बिकॉज दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ही आता है। मतलब B3 वेक्टर इज़ द परपेंडिकुलर इज़ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू बोथ ऑफ दिस वेक्टर्स। तो मैं B3 वेक्टर को निकाल सकता हूँ इस क्रॉस प्रोडक्ट के मदद से। तो क्या आपको लॉजिक समझ में आया, हमें क्या करना है और क्या नहीं? क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया है? हमारा अप्रोच कैसा रहेगा? ठीक है, अब इसी अप्रोच को हम लगाएंगे यहाँ पर।
अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे। मतलब हमने तो क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया है। अब स्टेटमेंट्स को अच्छे से लिखना होगा, आपको समझा कर लिखना होगा। मतलब ऐसे लिखना होगा कि मानो कि आप एक बच्चे को समझा रहे हो कि देखो भाई ये ऐसा है। ठीक है, सीबीएसई यही चाहता है कि आप उनको बच्चों की तरह समझाओ कि देखो भाई हमने ऐसा लिखा है, ये वाला वेरिएबल इसका नाम ऐसा है वैसा है। ठीक है, अभी मार्क्स अगर आपको चाहिए तो करना तो पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट के बारे में गिवन था, तो पॉइंट के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, गिवन, क्लियर, ओके। द पॉइंट, अच्छा उससे पहले गिवन से पहले 1 मिनट, हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इस बार गिवन में सबसे पहले गिवन ही लिखो, लेकिन इस बार सबसे पहले इक्वेशन लिखो। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 जो क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम उसका भी निचोड़ निकाल सकते हैं। देखो y+19 लिखा है, तो याद रखो इसको माइनस करके माइनस ऐसे लिखना। ठीक है, -16 इक्वल टू z-10/7। ये पहले इक्वेशन का पहले लाइन का इक्वेशन है, और दूसरे लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा है। ये लाइन L2 है, L2 का है x-15/3 y-29 अपॉन 8 एंड z-5 अपॉन -5। ठीक है, फिर आपको लिखना है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस, जैसे हमने यहाँ पर पिछले इस क्वेश्चन में लिखा था विच इज़ इन द फॉर्म, उसी को आपको फिर से कॉपी करना है। ठीक है, मैं और थोड़ा सा टाइम बचाकर इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ आप लोगों का। आप लोग भी जल्दी से फटाफट कॉपी करो, आई मीन लिख के कॉपी करो, जैसे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। हो गया, अच्छा। तो इससे हमें क्या बातें पता चल गई हैं, हमें ये बातें पता चल गई हैं क्या, कि हैंस, यहाँ से लिखो हैंस द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1, या फिर सिर्फ L1 लिखो, आर डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं, ये वाले डिनोमिनेटर वाले। तो मुझे डायरेक्शन रेशियो पता चल गया है, तो इट विल बी 3 -16 एंड 7। ठीक है, इसके बाद लिखना दैट इज द वेक्टर पैरेलल टू L1 इज 3i कैप -6j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना, वो किसी भी लाइन का, मान लो किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होता है, वो बेसिकली उसी लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता है, उस वेक्टर का XYZ कंपोनेंट्स होता है। मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ वाले कोफिशिएंट्स होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो लाइन का ये है, इसका मतलब जो वेक्टर होगा इस लाइन के पैरेलल, वो दिखने में कुछ ऐसा होगा। सेम तरीके से तुम लोग लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 इज ऑल्सो गिवन, और कितना गिवन है, डिनोमिनेटर चेक करो, 3 8 -5, 3 8 -5, 3 8 -5। तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, 3 8 -5। ठीक है, ऐसा होगा हमारा वेक्टर जो लाइन L2 के पैरेलल होगा। क्लियर, अच्छा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं B1 वेक्टर मान रहा हूँ अभी के लिए से। ठीक है, B1 वेक्टर मान रहा हूँ। ठीक है, आसानी होगी, इक्वल टू B1 वेक्टर, और इसको मैं B2 वेक्टर मान रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। नाउ अब हमें एक अननोन लाइन का
वेक्टर इक्वेशन बताना है। ओके, अब लिखो लेट द लाइन whose equation is to be calculated, the line whose equation is to be calculated be line L3। ठीक है, अब इसमें लिखना गिवन a point lying on L3 is, अच्छा is नहीं, has coordinates as, कितना कोऑर्डिनेट्स है भाई, 1, 2, -4। इसके बाद लिखना इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बिकॉज ये पॉइंट हमारा अननोन लाइन L3 पर लाई कर रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। नाउ यहाँ पर लिखता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विल बी ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करो इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप से। ठीक है, क्लियर। से को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में लिखना है, ऐसे लिखो विल बी से ऐसा। ठीक है, ऐसा लिखोगे तब भी एक ही बात है, वैसे लिखोगे तब भी एक ही बात है। अच्छा, तो हमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने लिख के रख दिया, मतलब लिख के रख दिया, जमा कर रख दिया। अब इसको हम यूज़ करेंगे, इसको नहीं, इस वाले 2 वेक्टर्स को यूज़ करेंगे। इसके बाद रीज़न लिखना सिंस the two lines are perpendicular to, since the two lines are both perpendicular to the third line L3, it means the parallel vectors associated with line L1 and L2, that is B1 vector and B2 vector, are also perpendicular to the parallel vector of the line L3, say B3 vector. And we know that इसको ऐसे लिखो कि a vector which is perpendicular to both of any two other vectors is basically the cross product of that two vectors। तो इसको मैं थोड़ा सजा कर लिखूंगा, ठीक है, देखो कैसे, अब देखना। Since the lines L1 and L2 are both perpendicular to line L3, so if therefore the parallel vectors associated with L1 and L2, that is B1 vector and B2 vector, are also both perpendicular to the parallel vector associated with line L3 से B3 वेक्टर। ठीक है, से B3 वेक्टर। अच्छा,
इसके बाद इट इज़ नोन दैट any vector which is perpendicular to any other two vectors then the given vector then the vector is equal एक मिनट, इसमें एक और वर्ड ऐड कर देता हूँ. इट इज़ नोन दैट द टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है, गिवन लिखो, देन द वेक्टर इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू गिवन वेक्टर्स. ठीक है, ऐसे लिखना कि हमें पता है कोई भी वेक्टर अगर दो दूसरे वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो वेक्टर बेसिकली उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है. तो हम लिख सकते हैं सो B1 क्रॉस B2 इज़ बेसिकली B3 वेक्टर. क्लियर हो गया. अब B1 क्रॉस B2 हम कर सकते हैं आराम से. तो B1 क्रॉस B2 करो चलो जल्दी से. तो B3 वेक्टर इक्वल टू डिटर्मिनेंट मेथड से कर लो, आई कैप जे कैप के कैप. B1 वेक्टर कहाँ पर था, हाँ 3 - 16 7, 3 - 16 7 और इसका कोफिशिएंट है 385, 38 - 5. चलो भाई जल्दी से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके B3 वेक्टर निकाल लो, देखो कितना आता है. ओके, सो इधर आएगा आपका 80 और 80 से 56 माइनस, तो बेसिकली कितना रहेगा 44. पॉजिटिव में 44 रहेगा, पॉजिटिव में 44 रहेगा. और फिर माइनस जे कैप, माइनस जे कैप में बेसिकली ये होगा -15 और इधर -21 है ना, तो -36 राइट. और सामने फिर आपका माइनस है तो +36. फिर आपका ये बनेगा 24 + 48 72 प्लस में बनेगा, हाँ 72. ठीक है. अच्छा, तो B3 वेक्टर हमें मिल गया, करेक्ट. B3 वेक्टर हमें मिल गया है, करेक्ट. अच्छा, B3 वेक्टर अगर हमें मिल गया है, अब क्या करें, अब बिठाओ वेक्टर इक्वेशन में और निकालो उसका वैल्यू, आई मीन इक्वेशन निकालो. अब इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L3 होगा R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B3 वेक्टर. ठीक है, A वेक्टर होगा ऐसा, A वेक्टर कितना था भाई,
ए वेक्टर था आई कैप 2j कैप माइनस 4k कैप, आई कैप 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स B3 वेक्टर आपका ये रहा। ठीक है, अभी आपका आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, एक और स्टेप आपको करना ज़रूरी है। क्या? देखो यहाँ पर एक कॉमन सबसे मतलब डिविजिबल तो जा रहा है, तो डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड अगर जाता है तो 44 आता है, तो 11 18 36 और डिवाइड तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, हाँ इतना तक ही आएगा। एक मिनट, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर, शायद 24 होगा ना, ये 24 होगा, सॉरी 24 होगा, मैं भी तो बोलूँ क्या गलती हो गया, 24 ओके। अगर 24 है तब तो बल्ले बल्ले है, 24 से डिविजिबल तो है ही, 24 से अगर 24 अगर है तो 12 दे दो, 12। ठीक है, ये तीनों के तीनों 12 से डिविजिबल है, 12 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से, ये 3 से और ये 6। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस 12 लेमडा। ठीक है, 12 लेमडा और इधर होगा 2i कैप प्लस 36 सॉरी प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, मतलब जो कॉमन था ना वो हमने बाहर निकाल दिया, वही होगा हमारा लेमडा के साथ जो भी होगा। ठीक है, अब लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर से एक नया स्केलर बन जाएगा, मान लो कुछ ऐसा बन गया, सपोज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस, इसको मैंने म्यू मान लिया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2i कैप प्लस 3j कैप और 6k कैप, बिकॉज हमें पता है कि पहले वेयर यहाँ पर लिखना था, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये मैंने स्टेप मिस कर दिया, सॉरी, ये आपको लिखना होगा लैम्डा बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, इस बार लिखना होगा वेयर म्यू इज़ 12 टाइम्स लैम्डा एंड म्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, ऐसा लिखने से आपका आंसर एकदम फुल्ली पैक्ड हो जाएगा और आपको कोई कट नहीं कर पाएगा कहीं पर भी आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये बक्से वाला। ठीक है, थोड़ा वहाँ पर कैलकुलेशन एरर था, माफ़ी चाहूँगा। और ये आपका आंसर, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब जो भी कॉमन आएगा उसको कॉमन करके बाहर निकाल लेना। ठीक है, बाहर निकाल लेना कॉमन करके, ब्रैकेट के अंदर एकदम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना। ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसके अंदर सब हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म को रखना। ठीक है, अगर बड़ा सा फॉर्म आ गया है तो उसको कैंसिल आउट करके, आई मीन कॉमन लेकर बाहर निकाल दो। ठीक है, हो गया। चलो भाई, इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। मैंने टाइम लिया बहुत ज़्यादा, लेकिन एकदम वर्थ इट तरीके से आपको ये लेक्चर मिलेगा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, आई मीन इन टर्म्स ऑफ इसका फ्रेमिंग, क्वेश्चन को आप कैसे फ्रेम कर रहे हो। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला बात था, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ऐसे लिखना है। बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन स्टिल यू विल गेट फुल मार्क्स बिकॉज आपने अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, ओके। सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया, और इसी के साथ हमारा 3D ज्योमेट्री चैप्टर फुल्ली फाइनली एंड होता है। क्लियर? सो मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट चैप्टर्स के वन शॉट लेकर, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस लेकर। तब तक के लिए मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए और अपना देखभाल कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।